नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड का मुख्य विषय है एक सफल आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या केवल कठिन परिश्रम ही आईएएस बनने के लिए पर्याप्त है या इसके साथ सही दिशा, अनुशासन और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्या इस कठिन परीक्षा की तैयारी केवल किताबों तक सीमित है या इसमें व्यक्तित्व विकास, निर्णय क्षमता और सामाजिक समझ भी शामिल है। क्या आज के कंपैटिटिव एज में एक एस्पिरेंट को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई भी सामान्य विद्यार्थी सही मार्गदर्शन और रणनीति के साथ आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज हमने लाइफ एक्सप्रेस में एक बहुत ही खास अतिथि को आमंत्रित किया है, जिनका जीवन स्वयं इस विषय का एक जीवंत उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर राजीव शर्मा जी का, जो अपने अनुभव और उपलब्धियों के कारण प्रशासनिक जगत में एक सशक्त पहचान रखते हैं। इससे पहले कि हम उनके अनुभव व सुझाव को सुने व समझे, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव शर्मा का जन्म जुलाई 1961 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। राजीव शर्मा का जीवन भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक रहा है। वर्ष 1983 से अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में उनका अनुभव न केवल व्यापक है बल्कि अत्यंत प्रभावशाली भी है। इतना व्यापक अनुभव, प्रशासनिक नेतृत्व और समाज के प्रति समर्पण, राजीव शर्मा वास्तव में हमारे लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं। तो बिना देर किए चलिए रूबरू होते हैं राजीव शर्मा जी से। सो प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग वन एंड ओनली द आइकन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डॉक्टर राजीव शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके कुछ मैं काम आ सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं लाइफ एक्सप्रेस की टीम और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका लाइफ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं एंड एक्सटेंड माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस इन लाइफ एक्सप्रेस। सर, आपके प्रोफाइल को देखने पर पता चलता है कि you did 2 master programs. First was MSc in Botany with the gold medal from Kanpur University in 1981. And the second was MA in Sociology, again with gold medal from the same institution. And more importantly, you did your PhD from Singhania University on role and relevance of yoga in curing lifestyle ailments and promoting holistic health. इतने डाइवर्स एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ सबसे पहले हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जैसी बहुस्तरीय परीक्षा में सफलता के लिए स्मार्ट स्टडी और हार्डवर्क के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए और क्या यह संतुलन समय के साथ बदलता है। जी, ओवर टू यू। देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बगैर हार्ड वर्क के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, कभी भी कोई टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस हार्ड वर्क को अगर आप स्मार्टली करेंगे, थोड़ा समझदारी से करेंगे, तो परिणाम अपेक्षा से बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत शीघ्र मिलेंगे। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का बात है, इसमें जो हार्ड वर्क आपको करना चाहिए और स्मार्टली करना चाहिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट को कोई भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। 100% क्लास में उपस्थित रहना चाहिए। वहाँ पे जो बताया जाए उसके नोट्स बनाने चाहिए। शाम को घर पे आके उन नोट्स का डिटेल नोट्स बनाने चाहिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
फिर उनके ब्रीफ नोट्स पॉइंट्स वो ज़रूर बनाने चाहिए, और कम से कम दिन में 2-3 बार मानसिक रूप से उस चीज़ को पूरा रिवाइज करना चाहिए। अगर कोई चीज़ से छूट रही है या कोई याद भूल गई है तो उसको देख लेना चाहिए। इस प्रकार अगले 24 घंटे में जो कंटेंट होगा वो इस तरह से तैयार हो जाएगा कि वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्थित हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा, और वो जब चाहेगा तब उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। और उतना भी अगर एग्ज़ाम में वो लिख देगा तो मेरे ख्याल से ही विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट लेबर इज़ ऑलवेज बेस, वही ज़रूरत है, वही समय की आवश्यकता है। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफल बहुत कम होते हैं, और सफल वही होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने कहा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करने से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत अच्छा। लेकिन आपके अनुभव में एक अभ्यर्थी को स्थिरता या कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कौन सी मानसिक रणनीतियां अपनानी चाहिए, विशेषकर तब जब परिणाम बार बार निराशाजनक हो? देखिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको बड़ा ही मेंटल टफ होना पड़ेगा। आपको अपने जो टारगेट हैं उनके प्रति कमिटेड होना चाहिए, 100% कमिटेड। आपको जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, एंड सो मैनी थिंग्स, ये आपका वो क्या है, ट्विटर है, वगैरह वगैरह, इनसे तो आपको पूरी दूरी बना के रखनी ही पड़ेगी। अगर इनमें जरा भी आप उलझ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बना क्यों नहीं पाते हैं, उसका एक मेन कारण ये होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो तैयार करता है, वो उसकी समझ में नहीं आता है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद वो उसको छोड़ देता है। अगर वही सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला एक के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको समझ में आता चला जाए तो उसको आनंद आता है, प्रसन्नता आती है कि एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। और इस प्रसन्नता को पाने के लिए वो दूसरी चीज़ पे आ जाता है, दूसरे को सॉल्व करता रहता है। तो कंसिस्टेंसी तभी खत्म होती है जब उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। कोशिश अगर की जाए कि उसको पूरी तरीके से समझा जाए और उसको मेंटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो कभी भी कंसिस्टेंसी ख़त्म नहीं होगी। और ये जो आपके सोशल मीडिया के जो अभिशाप हैं आजकल, इनको हम कहेंगे, इनसे अपने को दूर रखेगा तो हमेशा उसका मन लगा रहेगा पढ़ने में। वेल, मूविंग फर्दर, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के डिजिटल युग में जहाँ जानकारी की अधिकता या इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, एक गंभीर अभ्यर्थी के लिए सही स्रोतों का चयन और सीमित अध्ययन कैसे संभव है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई भी गंभीर जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उसको सबसे पहले कोई ना कोई मेंटर और गुरु बनाना चाहिए, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जो इस फील्ड में सफल हो चुका हो, जो उस फील्ड का जानकार हो। उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सारी चीज़ें उसको वहाँ से जाननी चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। जब आपका मेंटर जो बताए वो आप काम करते रहिए तो कहाँ डिस्ट्रैक्शन होगा। और आज की तारीख में सोशल मीडिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, 90% तो 99% तो इधर उधर की चीज़ होती है, उससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं होना पड़ता है। सिलेबस दिया गया है, आपका सिलेबस को आपको स्टिक करना है। सिलेबस के अनुसार आपको किताबें देख लेनी है, किताबों के अनुसार आपको पढ़ना है। और जो समझ में ना आए, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो योर मेंटर विल टेल यू कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ टू स्टडी। अपने आप जो है क्या नाम, आप सफलता के रास्ते पहुंच जाएंगे। वेरी थॉटफुल ऑफ यू। और मूविंग फर्दर, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि एक सफल IAS अधिकारी बनने के लिए केवल परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आप किन मूलभूत व्यक्तित्व गुणों और नैतिक मूल्यों को अनिवार्य मानते हैं? जी देखिए, कंपटीशन पास करना तो दिस इज जस्ट बिगनिंग, शुरुआत है। फिर पूरा जीवन आपको नौकरी करनी है, तो बिगनिंग कैन नॉट बी द एंड। हम लोग जो है बिगनिंग को ही एंड मान लेते हैं कभी कभी, तो बड़ा
गलती में रहते हैं, बड़ा परेशानी में रहते हैं। हमको पूरे भर जो है जो कंपटीशन हम लोग देते हैं बड़ा टफ कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन हमको मेहनत करना सिखाता है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ना सिखाता है। तो ये कंपटीशन के माध्यम से ही हमको ये एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है कि हम मेहनत करें। दूसरा इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि हम वही काम करेंगे जो हमको बताया गया है, चाहे हमारा कोई सुपरविज़न करे या ना करे। हमको अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग अपने को धोखा देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं घर से कि कोचिंग करने जा रहे हैं, दिल्ली में जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे, पेरेंट्स का पैसा लगाते हैं और पढ़ने के अलावा बाकी सारा काम करते हैं, और घर में और गांव में बताते हैं जाके कि मैं तो भाई इसकी तैयारी कर रहा हूँ, और बाद में फिर तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स को जो है कहते हुए बताते हैं कि साहब मैं इस कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाया, हो ही गया था, बस थोड़ी कसर रह गई। तो जो सेल्फ डिसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं पूरा का पूरा। इंटीग्रिटी और आपको धोखा देना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनमें आपको बहुत ही ज़रूरी है, और ये नैतिक गुण और व्यक्ति के गुण बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छा सर, और हम चूंकि समय की थोड़ी मर्यादा है इसलिए हम सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपने अपने लंबे प्रशासनिक करियर में कई जमीनी चुनौतियों का सामना किया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि तैयारी के दौरान विकसित कौन सी क्षमताएं वास्तविक प्रशासनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होती है? जी, थोड़ा इसको लेके कुछ कहें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि टारगेट के प्रति समर्पण। आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ते हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप में डेवलप हो गई, ये गुण अगर आप में डेवलप हो गया, तो सारी ज़िंदगी जो भी आपको टारगेट दिए रहेंगे आप उनके प्रति समर्पित लगेंगे। 100% आप अपना योगदान देते हुए उनको निष्पादित करेंगे, मेहनत करेंगे। आपका एनालिटिकल अप्रोच होगा। अगर आपने वास्तव में पढ़ाई की है, चीज़ों को समझा है, रटा नहीं है, देखा है, सुना है, समझा है, डिस्कस किया है, तो आपकी अप्रोच बिल्कुल एनालिटिकल होगी, और आप सारी चीज़ों को उसी पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, उसी पर्सपेक्टिव में ही सॉल्व उनको करेंगे। आपका जो है क्विक डिसीजन होगा, जो कुछ भी करना होगा। आप देखा होगा आपने, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको बड़ा जल्दी डिसीजन लेना होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन पे जरा सा भी समय ज़्यादा लगा दिया तो बाकी सारे सवाल जो है छूट सकते हैं। तो यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन, वट एवर इट मे बी, लेटर ऑन राइट और रॉन्ग, वट एवर द थिंग्स, बट डिसीजन आपका क्विक होना चाहिए। इनडिसिसिवनेस आपकी खत्म हो जाती है। इनडिसिसिवनेस के कारण ही बहुत सारी समस्याएं आपको आती हैं। पूरा इम्पार्शियल आपको बनना पड़ता है। भाई आप बच्चों के बीच में रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, वहाँ पार्शियलिटी आप क्या कर पाएंगे? वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कंपटीशन के दौरान ही जो होता है, वो कहना चाहिए कि फॉर्मेटिव स्टेज हमारी होती है। उसी दौरान जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ें इम्बाइब करते हैं, वो सारी की सारी फिर लाइफ लॉन्ग हमको फ़ायदा करती हैं। उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। बहुत अच्छा सर, वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। God willing, we shall meet again in some other academic forum. Thank you for connecting with us today. लाइफ एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग्स हैं, और जो एमटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कुछ चीज़ें मैंने उनको आज बताई हैं और आगे भी बताते रहेंगे, इस वीडियो में भी बताई गई हैं। ये वीडियो निश्चय ही उनको लाभान्वित करेगा और वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के आयाम पर पहुंचेंगे, अगर इन चीज़ों का थोड़ा भी उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। एक चीज़ और भी यहाँ कहनी थी कि सफलता जो है ये एक दिन, 2 दिन, 1 साल की नहीं होती है। इट टेक्स ईयर्स टू कम। आपको निरंतर पढ़ना है, निरंतर लगे रहना है, निरंतर आपको जागरूक रहना है।
सेलिब्रिटी ओवरनाइट्स रिक्वायर्ड्स एफर्ट्स ऑफ ईयर्स। एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, एफर्ट्स ऑफ ईयर्स होते हैं, तब जाके आप काम करते हैं। लेकिन आप अगर इसी रास्ते में चलते रहे और इस तरीके से आप जैसा बताया जा रहा है आप अपने गुरु को अनुसार, मेंटोर के अनुसार काम करते रहे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। आप सभी को मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Rajiv Sharma for his exemplary contributions to Indian administrative services on 2nd May 2026. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर राजीव शर्मा जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। डॉक्टर शर्मा ने सबसे पहले बताया कि IAS जैसी बहुस्तरीय परीक्षा में सफलता के लिए स्मार्ट स्टडी और हार्डवर्क के बीच संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण है। हार्डवर्क के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत से परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। आगे उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना और अपने लक्ष्यों के प्रति 100% प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। सोशल मीडिया और अन्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी तब खत्म होती है जब छात्र किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। यदि कोई चीज समझ में आती है और उसे मानसिक रूप से आत्मसात कर लिया जाता है तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि एक अनुभवी मेंटोर या गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। मेंटोर यह बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार किताबों का चयन करना चाहिए और जो समझ में ना आए उसके लिए मेंटोर से सलाह लेनी चाहिए। एक सफल IAS अधिकारी बनने के लिए केवल परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ मूलभूत व्यक्तित्व गुणों और नैतिक मूल्यों का होना भी अनिवार्य है। इनमें ईमानदारी, इंटीग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसे बताया गया है, चाहे कोई पर्यवेक्षण करे या ना करे। खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। लंबे प्रशासनिक करियर में तैयारी के दौरान विकसित हुई क्षमताएं वास्तविक प्रशासनिक जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इनमें लक्ष्य के प्रति समर्पण, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और निष्पक्षता शामिल है। With those deliberations of Dr. Rajiv Sharma, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।